हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री बुक की, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ टॉपिक को बताया था, उसके आगे हम लोग चलेंगे। कुछ नोट्स को हम लोग देखे थे और लिखे भी थे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके आगे वाली बात को समझेंगे हम लोग, जिसमें कि हमने लुई 16वां का अंत करवा दिया था कि लुई 16वां को वहाँ की जनता क्या की दी थी, तो वहाँ की जनता फांसी दे दी थी ना। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। गिलोटीन पे चढ़ा के उनको काटा गया था। वहाँ की जनता उनसे इतनी असंतुष्ट थी कि वहाँ की जनता ने उन्हें क्या किया था, तो गिलोटीन पे चढ़ा के उनको काट दिया था और उनका सीधा सर अलग कर दिया था उनसे। चलिए आगे हम बताएंगे आपको। हाँ चलिए, यहाँ तक हम लोग पूरा पढ़ चुके थे। चलिए कुछ बात को रिपीट कर लेते हैं एक बार कि हमने राष्ट्रवाद आपको बताया था, इतिहास पहले बताया था। इतिहास क्या होती है, तो बीती हुई घटनाओं के बारे में काल क्रमानुसार अध्ययन करना क्या कहलाता है हमारा, तो इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता कौन होते हैं, तो हेरोडोटस होते हैं। इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इनमें और क्या बताए थे कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। ये सारा चैप्टर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया था। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रवाद के बारे में कि राष्ट्रवाद क्या होती है। तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, उत्साह की भावना, विकास की भावना क्या कहलाता है, तो राष्ट्रवाद कहलाता है। हमने आपको बताया था, जिसमें कि राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो यूरोप में। कब, तो 19वीं सदी में। आपसे क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव का, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने आपको बताया था 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को हमने पढ़ा था। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि इस समय क्या था, तो उस पर फ्रांस में राजतंत्र का शासन व्यवस्था था और लुई 16वां वहाँ के निरंकुशवादी राजा होते हैं और जनता पे क्या करते हैं, तो ढेर सारा जुल्म करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं जनता के साथ। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनकी शासनकाल में जनता को। तो जनता इससे गुस्सा होकर क्या करती है, तो एक क्रांति कर देती है और इनको क्या करता है, गिलोटीन पे चढ़ा के इनका सर काट लिया जाता है। आपको बताए थे। ये सारी नोट्स को लिखते जाइएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या है। आपको बताए थे ना, आर्थिक, राजनीतिक और क्या बौद्धिक कारण, ये सब बताए थे आप लोगों को। यही थे लुई 16वां। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। उन सारी क्वेश्चंस को कराते जाएंगे और टॉपिक को भी हम कराएंगे, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग, ये सब सारा टॉपिक को कराते जाएंगे और आगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या है क्वेश्चन। तो पहली क्वेश्चन हमारा है, पहली क्वेश्चन क्या है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ठीक है, क्या बताया गया है, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम, मतलब कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या बदलाव हुए, वहाँ पे फ्रांस में क्या क्या अच्छे काम हुए, उन सारी बातों को बताना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। तो हम लिखेंगे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद सारे सकारात्मक काम को ऐसा ऐसा हुआ था, इस सारी बात को यहाँ पे बताते हैं। पहला क्या हुआ था कि नेशनल असेंबली का वहाँ पे स्थापना हुआ था। काहे कि वहाँ पे स्टेट जनरल का बैठक बिल्कुल नहीं होता था, तो जनता के लिए क्या बनाया गया, तो नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। फिर बताएंगे कि वहाँ की जनताओं के लिए क्या हुआ, तो नए संविधान का व्यवस्था हुआ। वहाँ की जनता के लिए क्या बनाया गया, तो नया संविधान बनाया गया। फिर वहीं पर क्या किया गया था, तो सभी को समान अधिकार दिया गया। वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ के समाज में 3 वर्ग में, वहाँ पे जो राजा था वहाँ का लुई 16वां, वो क्या किया था, अपने समाज को 3 वर्गों में बांट दिया था। पहला पादरी, दूसरा कुलीन, तीसरा निम्न वर्ग, जो कि बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए राजा को। और पादरी और कुलीन को ढेर सारा मतलब कि छूट मिलता था और सारा कर का बोझ कहाँ होता था, निम्न वर्ग वाले लोगों पे सबसे ज़्यादा कर होता था। अब हम लोग बात करेंगे कि सामंती व्यवस्था जिसमें क्या करता था, राजा आदेश देता सामंतों को कि जाओ, मतलब कि जनता से फसल लेके राजमहल में जमा करो। फसल उसल लेने के लिए, अनाज लेने के लिए गरीब किसान किसी तरह से अपना खेती करता था और उससे क्या करता था, तो उसे कर लेता ही था, उसके साथ साथ उसकी फसल को भी जब्त करवा लेता था। किससे, तो सामंतों के माध्यम से। तो इसको भी, सामंती व्यवस्था को भी वहाँ पे समाप्त किया गया फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फिर वही बताते हैं कि बताया गया कि आंतरिक आयात निर्यात को भी समाप्त कर दिया गया। आंतरिक आयात निर्यात को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर बताया गया है कि नाप तौल की समान पद्धति को भी अपनाया गया। फिर वही बताया गया कि फ्रेंच को, वहाँ की जो फ्रेंच थी, तो फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। किसको, फ्रेंच को। फ्रेंच भाषा को क्या बना दिया गया, तो राष्ट्रभाषा बना दिया गया। वही बात करते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या है कि हाँ,
अच्छा, वहाँ की जनता के लिए, ठीक है, वहाँ की जनता के लिए एक राष्ट्रगान भी बनाया गया। वहाँ की जनता के लिए क्या बनाए लोग? अपना राष्ट्रगान बनाया, ठीक है, अपना क्या बनाया? तो राष्ट्रगान भी बनाया। तो ये सब बदलाव 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में लुई सैल्वा को गिलोटीन पे चढ़ाने के बाद, गला काटने के बाद, ये सब बदलाव किया गया हमारा वहाँ पे फ्रांस में। ये सारी बदलाव को किया गया। इस सारी बात को लिखिएगा आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। आगे देखिए, ताकि कि आपको लिखने में आसान बनेगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सामंतवाद क्या होता है। सामंतवाद क्या होता है देखेंगे। सामंतवाद क्या होता है तो हम लोग बताएंगे कि वैसी शासन प्रणाली, क्या बताएंगे कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें क्या होता है कि सामंतों या जमींदारों को इसमें बताएंगे कि वैसी शासन व्यवस्था है ये, जैसे सामंत वाला व्यवस्था। सामंतवाद क्या होता है कि ऐसा शासन व्यवस्था होता है, इसमें क्या होता है कि सामंतों और जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। वही बात को लिखा गया है कि सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम लोग? तो सामंतवाद कहेंगे। क्या कहेंगे? सामंतवाद कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि मध्य वर्ग क्या होता है। मध्य वर्ग क्या होता है तो हम लोग बताएंगे कि समाज में रहने वाले, जैसे कि समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, हर धर्म हर तरीके के लोग होते हैं, तो बताएंगे क्या होता है मध्य वर्ग, कि समाज में रहने वाले वैसे वर्ग, ठीक है, गरीब भी रहता है समाज में, अमीर भी रहता है और मिडिल क्लास फैमिली भी रहता है। तो हम बताएंगे कि समाज में रहने वाले वैसे वर्ग जो कि अपना जीवन, ठीक है, अपना जीवन क्या करता है कि निर्वाह करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए क्या करता है, तो छोटे छोटे व्यापार और क्या करता है, और नौकरियाँ, छोटे छोटे व्यापार और नौकरियाँ के क्या बताया गया है, नौकरियाँ के माध्यम से, ठीक है, नौकरियाँ के माध्यम से करते हैं अपना निर्वाह, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, तो छोटे छोटे व्यापार के माध्यम से, छोटे छोटे नौकरियाँ के माध्यम से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। तो वैसे लोगों क्या बताएंगे हम लोग कि मध्य वर्ग के लोग, क्या बताएंगे, वैसे लोग हम क्या बताएंगे कि मध्य वर्ग में आते हैं वैसे लोग जो कि छोटी छोटी नौकरियां करके, छोटी छोटी व्यापार करके अपना जीवन निर्वाह करे। तो वैसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, तो मध्य वर्ग बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे बताएंगे कि सर्वहारा वर्ग क्या होता है। चलिए ये सब जो भी बताए, ये चारों जो है कि मध्य वर्ग, सामंतवाद, साम्राज्यवाद, ये सब क्या है, सर्वहारा वर्ग, ये सब है कि आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो इन सारी बात को याद कर ले, छोटी छोटी बात है, बिल्कुल आपके एग्जाम में 2 नंबर का काम करेगा। तो बिल्कुल आप लोग नोट बनाते जाएँ साथ में, ताकि कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे, अच्छी मार्क्स ला पाओगे। चलो बताएंगे कि सर्वहारा वर्ग क्या होता है, तो समाज में रहने वाले, ठीक है, क्या बताएंगे कि समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें कि गरीब, असहाय, असमर्थ लोग आते हैं। गरीब, मजदूर, वही बताया गया है, गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, ठीक है। कौन कौन लोग, तो गरीब, असहाय, असमर्थ लोग हो, मजदूर हो, किसान हो, वैसे लोगों का वर्ग क्या कहलाता है, तो सर्वहारा वर्ग कहलाता है। वैसे वर्ग के लोग क्या कहते हैं लोग, तो सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है, जिसके पास क्या होता है, तो पूंजी का अभाव होता है, वैसे लोग को क्या कहते हैं हम लोग, तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है यानी गरीब होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वहारा वर्ग कहते हैं। चलिए फिर देखेंगे हम लोग कि साम्राज्यवाद क्या होता है। तो साम्राज्यवाद में क्या होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अपना अधिकार कर ले, अपना कब्जा कर ले, उसको जीत ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे साम्राज्यवाद कहेंगे। जब कोई मजबूत देश किसी कमजोर देश पर, किसी छोटे देश पर अपना अधिकार जमा ले, तो उस स्थिति में क्या कहलाएगा वो, तो साम्राज्यवाद कहलाएगा। वही बात को लिखवाए हम कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे छोटे देश पर, ठीक है, छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जबरदस्ती क्या करता है, अपना अधिकार जमा लेता है, तो जिससे साम्राज्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो साम्राज्यवाद कहते हैं। देखो साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है कि साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। साम्राज्यवाद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो शोषण करना होता है। तो ये क्या कहलाएगा, साम्राज्यवाद कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे के टॉपिक को पूरा करेंगे, आप लोग लिखते जाइएगा ताकि कि आपका नोट भी बनते जाए। अब हम लोग आएंगे नेपोलियन बोनापार्ट पे। किस पे आएंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, यही है भैया नेपोलियन बोनापार्ट। बहुत अच्छे कार्य किए थे फ्रांस में ये। अंततः इनको क्या किया जाता है कि वाटरलू के युद्ध में इनको बंदी बना लिया जाता है, और क्या किया जाता है, तो सेंट हेलेना नामक टापू पे जाके छोड़ाया जाता है, और वहाँ पे इनकी 6 साल रहने के बाद इनकी टापू पे अकेले घुट घुट के ये मर जाते हैं, अंतिम में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में हम पूरी बात को बताएंगे आपको आगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नेपोलियन कौन थे, ये कब राजनीति में प्रवेश किए, कब ये शासक बने फ्रांस का, ये सारी बात को हम लोग देखेंगे। तो आपको बता दें कि नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन के बचपन का नाम था नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन के बचपन का नाम क्या था, तो नेपोलियन दी बोनापार्ट।
नेपोलियन के बचपन का नाम क्या था? तो नेपोलियन दी बोनापार्ट। आपके एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे कि नेपोलियन की बचपन का नाम क्या था, तो क्या बताएंगे? नेपोलियन दी बोनापार्ट। फिर उनके जन्म के बारे में पूछ देता है कि जन्म कब हुआ है, क्या बताएंगे? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को इनका जन्म होता है। आपसे पूछा जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब होता है, तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को इनका जन्म होता है। वही बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति के सेनापति के रूप में ये काम कर रहे थे। जब क्रांति हुई थी उस टाइम क्या कर रहे थे कि फ्रांस की क्रांति में, ठीक है, सेनापति के रूप में ही काम कर रहे थे। और बताते हैं कि और इतिहास में नेपोलियन को विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनापति में गिना जाता था। ये ऐसा सेनापति थे जिनको कि इतिहास में सर्वश्रेष्ठ सेनापति में इनकी गिनती होती थी। वही बात को बताया गया है, सबसे महान सेनापति के रूप में इनको गिना जाता था। इन सारी बात को आप नोट भी करें और अपने दिमाग में भी नोट करें ताकि कि एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे आप। फिर बताते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किए थे। आपको बताया ना कि फ्रांस क्रांति के समय जब फ्रांस क्रांति हुई थी उसके बाद ये क्या किए थे, तो 1789 ईस्वी में ये क्या किए थे, तो फ्रांस की क्रांति के बाद ये राजनीति में प्रवेश किए थे। इनको भी शासक बनने का मन किया होगा, तब जाके क्या किए थे, तो शासन में प्रवेश किए थे। और उसके 5 साल होते होते ये क्या कर लिए थे, तो ये शासक बन गए थे। कब, तो 18 मई 1804 ईस्वी को ये शासक बन जाते हैं। कहाँ के, तो सम्राट के, वहाँ के शासक बनते हैं। कौन, तो नेपोलियन वास्तव में वहाँ पे अच्छा कार्य करता है। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे। कहाँ पे, तो फ्रांस में। तो वहाँ पे सम्राट बन जाते हैं और क्या करते हैं कि एगो अपना अलग कानून बना देते हैं, अपना ये अलग कानून बना के और उसको लॉन्च कर देते हैं जनता पर। क्या था वो कानून, तो उस कानून का नाम था नेपोलियन संहिता। क्या नाम था, नेपोलियन संहिता। आपसे क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन ने किस कानून को लॉन्च किया था, क्या बताएंगे, तो नेपोलियन संहिता। इन सारी बात को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमको यहाँ से पूरा करना है ताकि कि हम ऑब्जेक्टिव की जब वीडियो डालें आपको, जब भी ऑब्जेक्टिव की क्लास ले आपकी, तो जब भी क्वेश्चन कराएं तो आपको ध्यान में हो। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कब शासक बने थे, कहाँ, सम्राट के, तो क्या बताएंगे, 1804 ईस्वी को। डेट पूछ दिया तो बताएंगे 18 मई को। अब पूछा जाएगा कि फ्रांस की राजनीति में कब प्रवेश किए थे, तो 1789 ईस्वी को फ्रांस की राजनीति में ये प्रवेश किए थे। वही पूछा जाएगा कि इनकी जो कानून थी, उनका कानून का क्या नाम था, तो बोलेंगे नेपोलियन संहिता। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, अगले वीडियो में आगे बात करेंगे और आगे जानेंगे हम लोग। अगर आपको इतनी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी, हमको पूरा भरोसा है। और आप लोग ध्यान से पढ़ें, एग्जाम में बिल्कुल 100% क्वेश्चन बनाना है आप लोगों को। चलिए, जिसमें कि आगे बताते हैं, अगला बताया गया है नेपोलियन के द्वारा किए गए काम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग पूरी बात को पढ़ेंगे आगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।